सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं। 87 13% जो फार्मूला आया और जिसके तहत रिजल्ट आया है उसके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल उसको चैलेंज कर दिया गया है उस पर। और दूसरा एमपीपीएससी 2020 मेंस को लेकर के जो हम पीआईएल लगाने जा रहे हैं उस पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया एमपीपीएससी 2020 मेंस को लेकर के कि आप सर पीआईएल लगाइए। तो हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था फ्रेंड्स, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो है एमपीपीएससी 2020 महाआंदोलन। तो इससे आप लोग जुड़िए। 2020 वाले ही नहीं, अब तो 21 वाले और 2019 वाले भी जुड़ जाएं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो मेहनत है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया गया है। और क्यों जुड़ जाएं मैं इस वीडियो में आपको आगे क्लियर करूंगा। सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूं। सो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जो है एमपीपीएससी 2020 महाआंदोलन। अब वो सभी के लिए है। एमपीपीएससी 2019 वाले भी जुड़ सकते हैं, एमपीपीएससी 21 वाले भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत को सालों से बर्बाद किया जा रहा है। सालों से बर्बाद किया जा रहा है और जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं फंसे। एक तो ये। दूसरा, अगर उन रिजल्ट्स को चैलेंज किया जा रहा है तो कहीं भी ये मांग नहीं की जा रही कि उनमें जो गलतियां हैं वो सुधारी जाएं। पूरा का पूरा रिजल्ट ही निरस्त करो, पूरा का पूरा रिजल्ट ही निरस्त करो। बच्चे खिलौने बन गए हैं। बच्चे खिलौने बन गए हैं, जिसका जैसा मन आ रहा है वो उनसे उस तरीके से खेल रहा है। खिलवाड़ हो रहा है आप लोगों के साथ। खिलौने बन गए हो, फुटबॉल बना दिया गया बच्चों को। एक पैर से मार रहे हैं, दूसरे पैर से मार रहे हैं। सॉरी, बट यही हालत है हम सभी की। तो आप सभी लोग वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है एमपीपीएससी 2020 महाआंदोलन, उसको ज्वाइन कीजिए। क्या आपको अपनी मेहनत जो आपने की है, आपने जो आशाएं बांधी, आपके माता पिता की जो आशाएं बंधी हुई हैं आपकी करियर को लेकर के, उसकी थोड़ी भी चिंता नहीं है। महाआंदोलन ग्रुप से जुड़िए और ज़रूरत पड़ी तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे यदि आप पर्याप्त संख्या में उस ग्रुप से जुड़ जाते हैं। उस ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं 87 13% फार्मूला। इसको लीगली चैलेंज कर दिया गया है और बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं। उनके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अब तो रिज़ल्ट 2-3 साल के लिए फिर से लटक गया, सर अब तो ये हो गया। बेटा, जब रिज़ल्ट आया था तब मैंने कहा था कि इसमें जो गलतियां हैं वो सुधार ली जाएं और एक साफ़ सुथरा रिजल्ट दिया जाए जो आगे जा कर के फंसे ना। और मैं पूरा का पूरा वीडियो बना चुका हूँ कि 87 13% फार्मूला अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उसको अगर फॉलो नहीं किया जाता सही तरीके से तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप ज़रा सोचिए, 87 13। सबसे पहली बात, कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया था कि आप चाहें तो 2015 के नियमों के मुताबिक जो है वो वैकेंसीज दे सकते हैं। मीन्स 14% पर आप जो है वैकेंसीज दे सकते हैं। तो क्या 14% पर वैकेंसीज प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं? तो क्या 14% पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी? कोर्ट ने दो ऑप्शन रखे। बस को सॉरी, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आप चाहे तो 14% पर प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं, पुराने नियमों के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या प्रक्रिया उन नियमों के तहत आगे नहीं बढ़ी? एमपीपीएससी ने दो ऑप्शन रखे। एक तो 14% वाला ऑप्शन भी रखा और साथ में ये भी जोड़ दिया कि अगर मान लीजिए कोर्ट का जजमेंट आता है 27% पर, तो वो ऑप्शन उन्होंने अपने से ऐड कर दिया। तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया? ठीक। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप लोग देखिएगा कि जो भर्ती संबंधी नियम बनाने का अधिकार किसको है। भर्ती संबंधी नियम बनाने का अधिकार एमपीपीएससी के परामर्श पर सरकार को है और सरकार की ओर से जीएडी इस संबंध में नियम बनाता है। तो एक ऐसी एग्ज़ाम जो चारों ओर से फंसी हुई है, जिसका कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा था, उसके लिए अगर एमपीपीएससी ने कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखते हुए, उसमें दोनों चीज़ें हैं, कोर्ट ने के पुराने नियम भी शामिल हैं और उसमें एक संभावना भी शामिल है कि यदि अगर 27% पर जजमेंट आ जाता है तो हम ये रिजल्ट देंगे। कहने का सार ये है कि 14% पर आता है तो ये रिजल्ट देंगे, 27% पर आता है तो ये रिजल्ट देंगे। अब इसको लीगली चैलेंज कर दिया गया है। अब बात यह है कि ये नियम तो ठीक है, 87 13% ठीक है। आप चाहें तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आर्टिकल 320 के तहत भर्ती संबंधी नियम बनाने की जो है एमपीपीएससी के परामर्श से सरकार नियम बनाती, सरकार की ओर से जीएडी ने नियम बना दिया, वो भी उनका अधिकार है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत खुद एमपीपीएससी क्रिएट कर रहा है। एमपीपीएससी कैसे क्रिएट कर रहा है?
पहली बात तो दो रिजल्ट नहीं हो सकते, आप उसको दो रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ कि वो दो रिजल्ट नहीं है, दो पार्ट हैं। एट लास्ट उनको मर्ज होना ही पड़ेगा और मर्ज होकर के एक रिजल्ट बनना पड़ेगा। मीन्स 100% पर रिजल्ट आना पड़ेगा, और वो 100% जो रिजल्ट है वो दोनों दो तरह से नहीं बनाया जा सकता, एक ही तरह से बनेगा। तो वो दो रिजल्ट नहीं है। एमपीपीएससी खुद उसको दो रिजल्ट बोल करके क्या कर रहा है, उसको जो है विवादित बना रहा है। पहला तो एमपीपीएससी की ओर से ही जो इस संबंध में कोताही की जा रही है वो, ठीक है ना, वो दो रिजल्ट नहीं है। कहने का मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक प्रोविजनल लिस्ट बना दी और उसमें बच्चों का कट ऑफ जो है वो रिजर्व कैटेगरी वालों का कट ऑफ जो है वो जनरल से ऊपर जा रहा है, और आप ये कह दें कि नहीं ये तो दो रिजल्ट हैं और इनको दो अलग तरह से देखा जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बार बार कहा है, रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो नियमों के मुताबिक जनरल कैटेगरी से कम होना ही चाहिए। तो आपका 87-13% फॉर्मूला गलत नहीं है, उसमें कुछ खामियां हैं। उन खामियों के चलते पूरा रिजल्ट लटक जाए तो बात अलग है। बात यह है ना कि जो कोर्ट में रिलीफ मांगा जाता है उस रिलीफ में ही गड़बड़ रहती है। कहीं भी कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप 87-13% फॉर्मूला जो आपने बनाया है उसमें जो गलतियां हैं उसको सुधारिए, ये नहीं कहा जा रहा है। नहीं, बस उस पूरा रिजल्ट निरस्त कर दो, पूरा रिजल्ट निरस्त कर दो। अरे बच्चे खिलौने हैं, बच्चे पूरी ज़िंदगी भर की पढ़ाई करके रखी हुई है उन्होंने कुछ बनने के लिए, 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम दिया हुआ उनको 3 साल हो गया है, वो वेट कर रहे हैं। वो क्या है, खिलौने हैं कि जैसी चाबी भरते जाओ वैसे खेलते जाओ। जहाँ गलतियाँ हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए ना, वहाँ रिलीफ मांगा जाना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट में, वो नहीं किया जा रहा है। तो एमपीपीएससी और सरकार खुद इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और जो लोग जा रहे हैं कोर्ट में वो भी खिलौने बना रहे हैं बच्चों को, क्योंकि जो रिलीफ मांगना चाहिए वो नहीं मांगा जा रहा है। बस एग्ज़ाम निरस्त कर दो, एग्ज़ाम निरस्त कर दो, ये फार्मूला गलत है, नया फार्मूला ले आओ। अब नया फार्मूला क्या होगा आप बताइए? यदि कोर्ट का जजमेंट नहीं आता ओबीसी जो इश्यू चल रहा है उस पर, तो कौन सा फार्मूला हो सकता है? हाँ, ये फार्मूला हो सकता है कि सरकार 14% पर जो है वो रिजल्ट दे दे, 27% को बिल्कुल हटा दे, तो क्या ओबीसी वाले मान जाएंगे? बिना जजमेंट के मान जाएंगे? अभी तो कम से कम ओबीसी वाले भी तैयार हैं और जनरल वाले भी तैयार हैं कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट होगा वो हम मानेंगे। ऐसे में तो समाज में आग लग जाएगी, भड़क जाएंगे सब, पूरा सामाजिक तनाव हो जाएगा, सामाजिक बिखराव हो जाएगा। उस बारे में कोई सोच रहा है? अगर आप सीधा सीधा ओबीसी वालों को हटा दोगे। जब ऑनरेबल कोर्ट में एक प्रोसेस चल रही है ओबीसी के मैटर को लेकर के, तो ऑनरेबल कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसको स्वीकारने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं, जनरल भी और ओबीसी भी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एमपीपीएससी ने पुराने रूल्स तो बरकरार रखे ही, साथ में ये जोड़ दिया कि अगर भाई एक संभावना अगर 27% पर रिजल्ट आएगा तो ये बच्चे अंदर होंगे, 14% पर रिजल्ट आएगा तो ये बच्चे अंदर होंगे। तो फार्मूला कहीं गलत नहीं था, और फार्मूला बनाने का अधिकार साफ साफ शब्दों में मैं बोलता हूँ ना उन काउंसिल्स को है जो इसके लिए लड़ रहे हैं, ना आपको है, ना मुझे है कि हम अपने घर में बैठ करके फार्मूला बनाएं। फार्मूला बनाने का अधिकार आर्टिकल 320 के तहत एमपीपीएससी के परामर्श पर सरकार को है। सरकार का ये अधिकार है कि वो फार्मूला बना सकती है, भर्ती संबंधी नियमों के जो प्रक्रिया है उसको तय कर सकती है। तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया लेकिन उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। पहली बात, अब क्या क्या इसमें गड़बड़ है? पहली बात, दो रिजल्ट बोल करके वो इसको प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं। ये दो रिजल्ट नहीं है, किसी भी दशा में आप दो रिजल्ट बोल करके ये नहीं कर सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो कम हो जाए और जो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है वो ऊपर हो जाए। तो ना तो 148 146 हो सकता है, मीन्स ओबीसी का 148 और जनरल का 146, और ना 146 146 हो सकता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। हर दशा में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को नियमों के मुताबिक ऊपर होना ही होगा ओबीसी से और रिजर्व कैटेगरी से। दूसरी प्रॉब्लम ये, ठीक है ना, जो दूसरी प्रॉब्लम थी ये सबसे बड़ा इश्यू फंस रहा है। यही इश्यू फंस रहा है कि जो ओबीसी वालों का और ईडब्ल्यूएस वालों का कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रहा है, यही इश्यू फंस रहा है। इसी कारण ये रिजल्ट एक रिजल्ट होते हुए दो रिजल्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और एमपीपीएससी खुद इसको दो रिजल्ट बोल करके अपना पल्ला झाड़ना चाह रहा है।
चाहे तो इसी फार्मूला के तहत एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट कैसा आ सकता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 13% ओबीसी के रिजर्व रख लिए, 13% आपने जनरल के रिजर्व रख लिए, ठीक है ना। ऑनरेबल कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन सारे एडजस्टमेंट के बावजूद कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका जो कैटेगरीगत जो कट ऑफ है वो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ किससे ऊपर चला जाए, जनरल से ऊपर चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है, ये उनको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वो उन्होंने ये नहीं देखा, इसलिए ये जो रिजल्ट है इतना ज़्यादा जो है डिस्प्यूटेड हो गया। अब बच्चे बहुत मायूस हैं कि सर क्या होगा। बेटा, जो कोर्ट में पिटीशंस जो फाइल की जाती हैं उसमें रिलीफ मांगा जाता है, तो रिलीफ जो मांगा जाता है कोर्ट उस अकॉर्डिंग रिलीफ देता है, ठीक है ना। हालांकि कोर्ट अपने संज्ञान से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो अब मामला तो कोर्ट में चला गया 87-13% तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। सबसे पहले तो आप लोग मायूस ना हो, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। आप लोग अभी बहुत कुछ नहीं जानते और मैं वीडियोस में बहुत कुछ नहीं कह सकता। ये जो सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स है ना बेटा, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कहना चाहिए कि अपनी अपनी वो उसको क्या बोलते हैं हम, अपनी अपनी सशक्तता दिखाने का माध्यम है। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भर्तियां लाती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको रोकने का प्रयास करती है कि नहीं, हम नहीं होने देंगे। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात, जो सत्ता में है वो भी इसको इस तरीके से लाते हैं कि विवादित रहे, पता नहीं क्यों इस तरीके से लाते हैं। तो ये वो चीज़ें चल रही हैं कि अगर सरकार भर्ती निकाल रही है तो हम भर्ती होने नहीं देंगे, वो सरकार भर्ती निकालती है तो ये विपक्ष बोलता है हम नहीं होने देंगे, दूसरी सरकार भर्ती निकालती है तो दूसरा विपक्ष बोलता है हम नहीं होने देंगे। इसमें बच्चे फंसे रहते हैं, ठीक है ना। अब होना क्या है, देखिए कोर्ट में मामला तो चला गया है, कोर्ट में मामला चला गया है। अब कोर्ट क्या डिसीजन लेगा ये कोर्ट के ऊपर है। ऑनरेबल जजेस क्या डिसीजन लेते हैं ये उनके ऊपर है। मैं एकदम से ये नहीं कह सकता कि ऐसा होगा, लेकिन हम संभावनाओं पर डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो पहला जो मुझे संभावना लग रही है, क्योंकि कोर्ट संवेदनशील है, कोई संवेदनशील हो या ना हो, तो कोर्ट को इस बारे में जानकारी है कि बच्चों के ऑलरेडी 4 साल खराब हो चुके हैं। ओके, और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया निरस्त करने की बात चल रही है, कोर्ट के संज्ञान में है। तो कोर्ट हो सकता है उतनी चीज़ें, जो चीज़ें असंगत हैं, उतनी चीज़ों को खारिज करते हुए एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए कोर्ट आदेशित करे। 87-13% के फॉर्मूले को जो चैलेंज किया गया है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन दो रिजल्ट अगर उसको बना करके पेश किया जाएगा तो कोर्ट उसको फिर 87-13 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। 2 रिजल्ट की तरह उसको पेश नहीं किया जा सकता। कोर्ट 148-146 एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोर्ट 146 एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बातें मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। तो फॉर्मूला प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसकी जो जड़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर बात की जानी चाहिए थी, लेकिन वो किसी ने की नहीं है। तो आप देखते हैं कोर्ट क्या करता है। कोर्ट सिर्फ जो चीज़ें, जितनी चीज़ें असंगत हैं, अगर वो हटा करके और रिजल्ट परीक्षा को निरस्त नहीं करता है तो कोर्ट की मेहरबानी है, बच्चे कोर्ट की मेहरबानी से बच सकते हैं। हाँ, जो गलतियां हैं वो सुधारने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है कि आप जितनी जितनी गलतियां हैं वो सुधार करके और एक सही रिजल्ट जो है वो पेश कीजिए। पहली बात। दूसरी बात, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने अभी इस पर स्टे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। कोर्ट ने अभी इस पर स्टे नहीं दिया हुआ है, और ये तो अब एक प्रोसेस ही बन गई है कि जब भी रिजल्ट आएगा तो उसको कोई ना कोई चैलेंज करेगा पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से। ऐसे ऐसे लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से उसको चैलेंज करते हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है। ओके, सो अभी आप मत डरिए, क्योंकि उस पर स्टे नहीं दिया गया है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेंस एग्ज़ाम जो है वो टाइम पर होगा। आपका 2021 का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में हो जाए, 2019 का एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में हो जाएगा, और जो 2021 का मेंस है वो फेब में होगा। ओके फ्रेंड्स, तो 87-13% ठीक है, इसको एक सामान्य न्यायालयीन प्रक्रिया समझिए। अभी उस पर स्टे नहीं है, अभी आप ज़्यादा चिंतित मत होइए और अपनी तैयारियों में आप लगे रहिए। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो टाइम पर होंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ द सेकंड थिंग।
सेकंड थिंग है हमारी एमपीपीएससी 2020 मेंस को लेकर के जो हम पीआईएल लगाने जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला ग्रुप में फ्रेंड्स, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने कहा कि सर हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। अब फ्रेंड्स उसमें मैं एक बात कहना आपसे थोड़ा सा भूल गया था कि आप लोग जब ये लिखें कि हाँ एमपीपीएससी 2020 मेंस का रिजल्ट नहीं आ रहा, हम परेशान हैं और सर आप पीआईएल लगाइए, उसके नीचे आप अपना नाम और रोल नंबर ज़रूर लिखें। यदि आपको ग्रुप में अपना नाम और रोल नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आपको ये लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यही लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ कि एमपीपीएससी 2020 मेंस का रिजल्ट बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं, आप पीआईएल लगाइए। ये सहमति क्यों आवश्यक है? कानूनी तौर पर आवश्यक है, क्योंकि सभी पक्षों की सहमति लेना अनिवार्य होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। उसके नीचे आप अपना नाम और सन ऑफ अपने जो फादर हैं उनका नाम लिख दीजिएगा और अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, क्योंकि कोर्ट में ऐसा ना हो ना कि ये कह दिया जाए कि ये सारे के सारे जो सपोर्ट लिए गए हैं वो फर्जी हैं। कोर्ट में ये भी बात उठाई जा सकती है। वहाँ तो उनको सिर्फ ये होता है मामला लटकाना है, मामला लटकाना है। एक भी बात अगर उन्होंने ऐसी छेड़ दी कि ये जो सपोर्ट्स हैं और ये जो सहमति ली गई है ये जो है फेक है, तो लीजिए मामला लटक गया 2 महीने के लिए, है ना। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत नम्र निवेदन कर रहा हूँ, एक बार आप और कष्ट कर लीजिए। आप ये लिखिए कि एमपीपीएससी मींस 2020 का रिजल्ट नहीं आ रहा है और हम बहुत परेशान हैं और आप पीआईएल लगाइए, हमारी सहमति है। उसके नीचे आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपना एग्ज़ाम का रोल नंबर लिख दीजिए ज़रूर। और पीआईएल हम निश्चित रूप से लगाने के लिए जा रहे हैं, है ना। अब आप लोगों के सपोर्ट के तहत मैं पीआईएल लगा रहा हूँ। हालांकि पीआईएल लगाते हुए मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी प्रैक्टिस है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की है। अभी तक ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का मुझे कोई भी अनुभव नहीं है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में मेरा फर्स्ट केस होगा और मुझे ये भी नहीं मालूम कि वहाँ पर जाने के बाद क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि और क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं डरा हुआ बहुत हूँ। लेकिन फिर भी मैं पीआईएल लगाऊंगा, पीआईएल लगाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा। दूसरा जो डर है वो ये है कि हम लोग राज्य शासन के खिलाफ, कहने का मतलब एमपीपीएससी मींस राज्य शासन के खिलाफ याचिका लगा रहे हैं, तो डर है। तीसरा डर ये है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, कहीं मेंस की लिस्ट से मेरा नाम न उड़ा दिया जाए, जबकि मैं साविनय निवेदन कर चुका हूँ कि आप रिजल्ट दे दीजिए, हम ये सब नहीं करना चाहते, हम लोग तो एस्पिरेंट्स हैं, है ना। चौथा डर इतने बड़े बड़े जो काउंसिल्स होंगे उनके सामने खड़े होना पड़ेगा। कहाँ तक ये मामला खींच पाऊंगा फ्रेंड्स, कहाँ तक नहीं मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं पीआईएल लेकर के जाऊंगा तो जाऊंगा। उसका हश्र जो भी होगा वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं पीआईएल जितना हमारे हाथ में है, जितना कर सकते हैं उतना मैं ज़रूर करूँगा, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फ़ी। ओके, सो ये इसलिए बता दिया फ्रेंड्स पहले से ही कि मुझे ये लग रहा है कि सबकी आशाएं तो बहुत बंध जाती हैं, इसलिए पहले से बता दिया कि पीआईएल लगा रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का कोई अनुभव नहीं है, तो वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, और जब अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो आप लोग हंसी न उड़ाएं। आप लोग ये समझें कम से कम कि मैंने सारी प्रैक्टिस अभी तक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में की हुई है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट जा रहा हूँ और वहाँ पर पीआईएल लगा रहा हूँ। जितना भी मेरे पास अनुभव है, जो भी है, मैं सारा का सारा झोंक दूंगा आप लोगों की पीआईएल को कामयाब करने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये मेरा डर था जो मैंने आपको बता दिया। और एक और डर है, पीआईएल लगाने के बाद यदि कोर्ट को ये लगता है कि आपने हमारा टाइम ख़राब करने के लिए एक पीआईएल लगाई है, तो वहाँ पर जो काउंसिल है और जो पक्षकार हैं उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि हमारे पास ढेरों आधार हैं, ढेरों आधार हैं। हाँ, ढेरों आधार क्या हैं कि इतनी बार आश्वासन दिया गया है लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया, तो ये पर्याप्त होते हैं। 7 महीने से रिज़ल्ट नहीं आया, इतना पर्याप्त है। कोई जुर्माना कोर्ट के द्वारा इन सब चीज़ों को देखते हुए नहीं लगाया जाएगा। लेकिन चूंकि राज्य शासन से लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, राज्य शासन के प्रभाव में कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा डरा हुआ हूँ कि कहीं ऐसा ना हो पीआईएल खारिज करके मुझ पर ही जुर्माना लगा दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। अब आप लोगों को एक काम करना है और बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, इस बात को आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पिछले दिनों में न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज़ आई हैं उनकी आपको कटिंग्स की पिक लेकर के, उनकी पिक्स लेकर के मुझे भेजनी है, क्योंकि सबके पास सारे न्यूज़पेपर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए एक आया था
कि लिखित आश्वासन जो कोर्ट जब बच्चे गए थे आंदोलन करने तो लिखित आश्वासन दिया गया था, उस लिखित आश्वासन की जिसके पास भी कॉपी हो, अगर नहीं है तो वीडियो देखिए और लिखित आश्वासन की कॉपी स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज दीजिए, जिसमें कहा गया था कि हम 1 महीने के अंदर सारे रिजल्ट्स दे देंगे। उसके बाद जो न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि हम अगले हफ्ते जो है वो MPPSC मेंस 2020 का रिज़ल्ट दे देंगे और नेक्स्ट मंथ लास्ट तक 21 का रिज़ल्ट दे देंगे, उसकी कटिंग की जो है फ़ोटो भेज दीजिए। उसके बाद ये कि कहा गया था कि हम यथाशीघ्र रिज़ल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो पिक लेकर के मुझे भेज दीजिए। और फिर अभी ये कहा गया था कि हम अगले हफ्ते निर्णय ले लेंगे, उसकी मुझे जो है पिक ज़रूर भेज दीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये आपको करना ही है, पिक भेजनी ही है। आप लोग फिर से ध्यान दे दीजिएगा, ये सारी पिक्स आपको भेजनी है, ये बतौर एविडेंस वहाँ पर मैं लगाऊंगा, बतौर एविडेंस ये लगाई जाएंगी। तो ये पिक्स आप लोग प्लीज़ भेजिए। और किस डेट के न्यूज़पेपर में वो चीज़ आई है उस पिक में ज़रूर आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि किस डेट के किस न्यूज़पेपर में ये खबर आई हुई है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, इतना आपको करना है सिर्फ कि आपको वो न्यूज़ की पिक लेनी है और उसके नीचे डेट और न्यूज़पेपर का नाम लिख करके मुझे भेज देना है। प्लीज़ आप, मुझे आशा है आप लोग इतना तो कर ही देंगे, है ना। बाकी सब फिर तो मैं तो करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपको करना ही है, आप लोग ग्रुप में ज़रूर भेज दीजिएगा। लिंक्स में बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, किसी भी ग्रुप में, चाहे तो महा आंदोलन ग्रुप में, चूँकि वो इससे रिलेटेड है, आप भेज दीजिएगा। प्लीज़ ये करिएगा ही, क्योंकि ये बतौर एविडेंस वहाँ पर इस्तेमाल होंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से लगभग सारी जो इम्पोर्टेंट बातें थी आज की वीडियोस में वो हमने कवर कर ली हैं। और अगर कुछ बच रहा हो तो, कुछ बचा तो नहीं तो फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो कवर जो है हमने कर ली हैं फ्रेंड्स, है ना। हाँ, एक बात और, जो हम PIL लगा रहे हैं उसके लिए 28 नवंबर या 27 नवंबर का वेट कर रहे हैं। जो बच्चे जा रहे हैं नी वायु वाले, उनसे मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप 2020 मेंस रिजल्ट की एक डेट को लेकर के भी मांग रखिए। तो 28 नवंबर तक हम वेट करेंगे, देखते हैं शायद वो बच्चे इस मांग को भी रखें। अगर वो रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके बाद हम PIL लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 28 के बाद ही हम कभी PIL लगाएंगे। और अगर इस दौरान MPPSC कोई एक डेट दे देता है रिजल्ट की, तो फिर PIL लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सब MPPSC से भी बहुत नम्र निवेदन है कि प्लीज़ MPPSC 2020 मेंस की रिजल्ट की कोई डेट दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।